A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zunexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 8। तो ये उसका चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रूलिंग द कंट्री साइड, इस चैप्टर का टाइटल है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले टाइमलाइन की बात कर देते हैं। ये इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है 2 मिलियन ईयर्स से लेके 700 AD तक तो होती है। 700 AD से 1000 AD तक अर्ली मेडिवल, 1000 AD से लेके 1857 तक लेटर मेडिवल पीरियड और उसके बाद वाला पीरियड मॉडर्न इंडिया होता है, जब तक हम लोग आज़ाद हुए थे। तो चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में जो है हमने अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि किस तरीके से जो है कंपनी जो है किस तरीके से दीवान बन गई थी। 1764 के बाद जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है दीवानी राइट्स ट्रांसफ़र हो गए थे और 1765 में दीवानी राइट्स ट्रांसफ़र होके क्या होता है, दीवान जो है कंपनी बन जाती है। अब कंपनी क्योंकि दीवान बन जाती है तो उसका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ जाता है, तो वो यहीं से पैसा कमाते हैं, इंडिया से ही पैसा कमाते हैं और अपनी चीज़ों को खरीदने के लिए पेमेंट इंडिया में कर देते हैं। पहले वो क्या करते थे, पहले सोना चांदी जो है वो अपनी चीज़ों को बेचने के लिए कुछ खरीदते थे तो उसके लिए पेमेंट के लिए वो यूज़ करते थे। बट अब क्या है, अब वो यहीं से पैसा कमा रहे हैं। कहाँ से पैसा कमा रहे हैं, ज़मींदार से और किसानों से पैसा कमा रहे हैं और उसी पैसे को यूज़ कर रहे हैं चीज़ें और ख़रीदने के लिए। ये सारा सिस्टम था। अब फिर हमने इसमें 3 तरीके के सिस्टम्स की बात की। ज़मींदारी सिस्टम की बात की हमने, महलवारी सिस्टम की बात की और रेतवारी सिस्टम की बात की। तो ज़मींदारी में क्या होता था, एक ज़मींदार होता था, ज़मींदार को बोल दिया जाता था, कंपनी उसे बोल देती थी कि तुमको एक फिक्स्ड अमाउंट हमें पे कर देना है, हमें नहीं पता तुम कैसे लेकर आओगे, ये लैंड है, तुम एक फिक्स्ड अमाउंट हमें पे करो। और साथ में ये भी बोला जाता था कि तुम इन्वेस्ट भी करो लैंड में उसको इम्प्रूव करने के लिए। बट वो इतना ज़्यादा हाई रेंट होता था कि जो ज़मींदार होते थे वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। दूसरी बात, ज़मींदार जो होते थे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो अपना ऐश वाली ज़िंदगी जीना पसंद करते थे, तो वो लैंड में इन्वेस्ट नहीं करते थे। तो किसानों की हालत बहुत ख़राब होती थी। उसको ठीक करने के लिए आता है महलवाड़ी सिस्टम। महल का मतलब होता है विलेज। तो एक एक विलेज का सर्वे किया जाता है। हर एक विलेज का सर्वे करके उस विलेज के अकॉर्डिंग जो है उसका रेंट पे किया जाता, फिक्स किया जाता है। बट अगेन महलवाड़ी सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा रेंट पे किया गया था। तो विलेज हेडमैन जो है वो रेंट कलेक्ट करके कंपनी को देता है। उसी वक्त साउथ में तीसरा सिस्टम चल रहा था, रेतवारी सिस्टम। रेत का मतलब होता है किसान। तो किसान के फील्ड में जाकर उसका सर्वे करके उससे पूछ के जो है रेंट फिक्स किया जाता है, बट वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। किसान जो है वो रेंट पे नहीं कर पाते हैं और किसान जो है अपना गांव छोड़ के शहरों की तरफ प्लान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी थी चैप्टर के पार्ट 1 में। और हमने क्या बात किया था, यूरोप में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को जो है, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी गई हुई है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ें बेचने के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। उसको ये भी फोकस करना चाहिए कि इंडिया के अंदर इस तरीके के क्रॉप्स को लगाया जाए कि वो जो क्रॉप्स हैं हम यूरोप लेके आ सकें और उन क्रॉप्स को फिर हम यूज़ करेंगे। तो उस तरीके की क्रॉप्स को लगाया जाए। तो इसी के चलते चाय, कॉटन, जूट, चावल, गेहूँ, ये सब चीज़ें लगाई जाने लगी। और लेटर ऑन अब हम इस चैप्टर के पार्ट 2 में देखेंगे कि किस तरीके से इंडिगो कल्टिवेशन भी स्टार्ट हो जाती है। तो पार्ट 2 में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, हम इंडिगो के बारे में बात करेंगे। तो इंडिगो क्या होती है, ये जो ब्लू कलर का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू कलर की डाई होती है, ब्लू कलर जो किया जाता है उसे हम इंडिगो डाई से किया जाता है। तो आप ये समझिए कि हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी की। तो उस टाइम पे क्या होता था, जिस तरीके से आजकल मॉडर्न कलर्स अवेलेबल हैं डाई करने के लिए, सिंथेटिक कलर्स अवेलेबल हैं, उस टाइम पे नेचुरल कलर्स ही अवेलेबल है। तो जो ब्लू कलर होता था बहुत रॉयल कलर माना जाता था। क्यों ऐसा माना जाता था, क्योंकि जो ब्लू कलर होता था, जो इतना अच्छा ब्लू कलर होता था, वो आता था इंडिगो से और इंडिगो लगती थी ट्रॉपिकल एरियाज़ में। तो यूरोप के जो एरियाज़ हैं उसके अंदर इंडिगो नहीं लगती थी। तो मेरी बात ये बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, ये आपका क्वेश्चन भी हो सकता है पॉसिबल कि इंडिगो ही इतना क्यों प्रेशियस क्यों था। वो इसलिए प्रेशियस था क्योंकि इंडिगो जो है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में लगाया जाता था। यूरोप में उसका कल्टीवेशन नहीं होता था। यूरोप में कुछ और कल्टीवेट होता था, उसका नाम भी हम पढ़ेंगे, उस प्लांट का नाम, उसे यूज़ किया जाता था ब्लू कलर देने के लिए। बट वो जो ब्लू शेड था उसका वो इतना अच्छा नहीं था, लोगों को इंडिगो शेड जो है बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इंडिगो से क्या बनता है, इंडिगो से बनती थी डाई, और इसलिए इंडिया में जो है इंडिगो लगाना शुरू किया गया ताकि सप्लाई किया जा सके। अब इंडिगो की डिमांड जो है वो क्यों थी, वाई द डिमांड फॉर इंडिगो, मैंने आपको बता दिया। इंडिगो जो है ट्रॉपिक्स में लग रहा है, यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इंडिगो बहुत अच्छा शेड देता है तो इसकी, और वहाँ लगता नहीं है तो उसका प्राइस बहुत हाई मिलता है। जो चीज़ आपके यहाँ पे मिल नहीं रही है, अब आपके यहाँ पे मिलता है आम मिल रहा है, सेब मिल रहा है, केला मिल रहा है, बट जो ज़्यादा जिसके पास ज़्यादा पैसा उसको क्या खाना है, हमें तो कीवी फ्रूट खाना है, हमें तो ड्रैगन फ्रूट खाना है। भैया कीवी फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट आपके यहाँ पे नहीं लग रहा है, इसीलिए वो महंगा है।
आपको शिमला मिर्च नहीं खानी है, आपको बेल पेपर खानी है, आपको लाल वाली शिमला मिर्च खानी है, पीली वाली शिमला मिर्च खानी है, तो महंगी है। क्यों महंगी है? आपके कंट्री में अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाती है वो। ओके, तो इसलिए वो चीज़ों की प्राइस बढ़ जाते हैं जो आपके यहाँ पे उगती नहीं है। सेम इंडिगो के साथ प्रॉब्लम था, यूरोप में नहीं उगती थी तो इसलिए उसका प्राइस हाई होता था। सेम मसालों का था, मसाले जो है यूरोप में नहीं उगते हैं तो इसलिए इंडिया से जाते थे और बाकी के ट्रॉपिकल कंट्रीज से जाते थे तो इसलिए उनका प्राइस बहुत हाई होता था। तो अब क्या हो रहा है, अब इंडिगो की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो जो इंडिगो से कलर किए जा रहे हैं क्लोथ, उनका जो ब्लू कलर आ रहा है वो रॉयल फैमिलीज में यूज़ किया जा रहा है या जो अमीर लोग हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा था। अब यूरोप में क्या लगता था, यूरोप में भी एक वार्ड करके एक लगता था प्लांट जो भी ब्लू कलर देता था, बट भैया वो इतना अच्छा ब्लू कलर नहीं देता था। तो फ्रेंच जो थे उन्होंने इंडिगो प्रोड्यूस करना शुरू किया सेंट डोमिनिकन में, पुर्तगाल ने ब्राज़ील में, इंग्लिश ने जमाइका में, स्पेनिश वेनेजुएला में भी धीरे धीरे बाद में जो है इंडिगो का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इंडिगो जो प्लांटेशन है ऑल्सो कम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका में भी बाद में लगना शुरू हो जाता है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन फैब्रिक जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये जो कंट्रीज़ जो थी वो सप्लाई करती थी उससे भी ज़्यादा इंडिगो की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती है कि हम इंडिया को भी इंडिगो कल्टीवेशन का हब बना दें। तो क्या हुआ था, बिटवीन 1783 एंड 1789 द सप्लाई ऑफ इंडिगो ड्रेस्टिकली फॉल, क्लोथ ड्रायर सॉ न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब यहाँ पे पता है समरी बताई जा रही है, शुरू में क्या हुआ, इंडिगो बिल्कुल मैनियक की तरह हमारे कंट्री में लगाया जाने लगा। लेटर ऑन क्या हुआ, बाकी सारी जगह भी इंडिगो लगना शुरू हो गया, साउथ अमेरिका में लगने लग गया, जमाइका में, स्पेन ने वेनेजुएला से मंगाना शुरू कर दिया। अब ये देख लीजिए बाकी के देशों में भी अगर इंडिगो लगने लगेगा तो आपके देश में जो इंडिगो लग रहा है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। 1783 से 1783 से लेके 1789 में क्या होता है, इंडिगो की डिमांड फॉल कर जाती है। क्यों फॉल करती है, अब ये कारण हो सकता है और ये कारण आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। इसलिए फॉल करती है क्योंकि बाकी के देशों में भी इंडिगो की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी। ये देशों के एग्जाम्पल जो है यहाँ पर दिए गए हैं ये वाले पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 2 में, ये वाले, ठीक है। तो बाकी देशों में भी इंडिगो लगना शुरू हो गया। अब तो अब आपके देश में से कोई क्यों खरीदेगा इतनी ज़्यादा, जब आपको मार्केट के अंदर कंपटीशन आ गया तो प्राइजेस गिर गए। अब क्या हुआ, सप्लाई कम हो गई, लेकिन अब जो है इंडिगो वाले प्लांटर्स थे वो इंडिगो लगा के बैठे हुए हैं इंडिया में, उनको प्रॉपर प्राइस नहीं मिल रहा, तब होता है रेबेलियन, ठीक है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। 1917 में जब गांधी जी आते हैं तो भी वो क्या करते हैं, इंडिगो वाला जो रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब पहले आप इसको समझने की कोशिश करिए, ब्रिटेन ने जो है इंडिया को टर्न कर दिया इंडिगो का प्लांटेशन में। तो राइजिंग डिमांड थी स्टार्टिंग में, तो कंपनी ने क्या देखा, उसने देखा कि एक्सपैंड करो एरियाज अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। लास्ट जो डिकेड था 18th सेंचुरी का, द इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली एंड बंगाल इंडिगो डोमिनेटेड द वर्ल्ड मार्केट। ये कब हो रही है, ये लास्ट ऑफ द 18th सेंचुरी की बात हो रही है। बट 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, मतलब 1780 में डिमांड फॉल कर गई। मतलब 80 सालों तक, 70-80 सालों तक काफ़ी अच्छा चला, लेकिन 70-80 साल के बाद क्या हुआ, बाकी देशों ने भी लगाना शुरू कर दिया और डिमांड फॉल कर गई। बट लेकिन तब तक क्या हो रहा था, तब तक क्या हो रहा था, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन हो रहा था। तो बूम जब आया था इंडिगो ट्रेड का, तो कंपनी ऑफिशियल इन्वेस्टेड इनटू इंडिगो बिजनेस, अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हाई प्रॉफिट्स, मैनी इंग्लिश स्कॉटिश बिकेम प्लांटर्स। बहुत सारे लोग, जब 70-80 साल चला है ना, तो बहुत सारे लोग जो है प्लांटर्स ही बन गए, वो इंडिगो लगा रहे हैं। लोगों को जो है, जो फार्मर्स हैं, उनको लोन दिए जा रहे हैं इंडिगो लगाने के लिए। ओके, 2 सिस्टम थे, निज और रेत। निज में होता था कि आपको अपनी जगह पर खुद करना है। निज सिस्टम, देखो इंडिगो कल्टीवेशन के 2 सिस्टम थे, निज एंड रेती सिस्टम। तो ये दोनों एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, आपको पता होने चाहिए। तो निज सिस्टम में क्या होता था, प्लांटर जो है खुद प्रोड्यूस करते थे इंडिगो एंड लैंड्स दैट दे आर डायरेक्टली कंट्रोल। खुद की लैंड है, मेरा खुद का खेत है, मैं उसी के अंदर इंडिगो लगा रही हूँ। प्रॉब्लम क्या थी निज के साथ, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया, क्योंकि भाई मेरे पास जितना बड़ा खेत है वो उतना ही है। अब या तो मैं बहुत सारे खेत खरीदूं, लेकिन वो हो नहीं पाता था, तो उनका जो है एरिया एक्सपेंड नहीं हो पाता था। द लैंड अवेलेबल इन निज कल्टीवेशन और ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, तो जो उनका खेत होता था उसमें लगा देते। फिर निज सिस्टम सब पसंद नहीं आया, तो रेती सिस्टम की बात हो रही है। तो क्या हो रहा है, इंडिगो लगाने के लिए उनको जैसे बहुत सारा लार्ज उसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो वो क्या करते थे, फैक्ट्री के पास में लगाना पसंद करते थे। लेकिन फैक्ट्री के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती थी, तो क्या होता था, इंडिगो कल्टीवेशन ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पाता था। तो रेत सिस्टम जो था, लैंड ऑफ रेत, इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रेत। अब रेती सिस्टम में क्या हुआ, रेती सिस्टम में द प्लांटर फोर्स द रेत टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। निज सिस्टम में वो अपनी लैंड में लगा रहा है, उसी के पास में है, वो सप्लाई दे रहा है। लेकिन रेती सिस्टम में बोला कि भैया तुम हमसे ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करो,
रेवत जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था और वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता कि 25% ऑफ द लैंड होल्डिंग जो है उसके अंदर इंडिगो लगेगा। और ये जो कंपनी है वो ये बोलती थी वो जो 25% लैंड होगी वो सबसे अच्छी वाली लैंड होनी चाहिए आपकी, उसके अंदर आप जो है इंडिगो लगाएंगे। तो सबसे अच्छी वाली लैंड में इंडिगो लगाने के लिए उनको फोर्स किया जाता था। स्टार्टिंग में उनको कैश एडवांस दिया जाता था, वो कैश एडवांस जो लेते थे उससे वो प्लांटेशन करते थे, फिर जो पैसा आता था उसमें से पे करते थे, फिर कुछ लगा देते थे, तो वो फंसे रहते थे। तो जब क्रॉप डिलीवर होती थी तो ये साइकिल में वो लोन रीपे करता था, फिर और लोन उठा लेता था, फिर से कल्टीवेट करता था, तो यही सब चलता रहता था। There was a problem here. The planter insisted that the indigo be grown on the best soil. यही मैंने आपको बता दिया, सबसे अच्छी जो सॉइल है भैया उस पर लगाओ, ये सब बात की जाती थी। तो ये देखिए वर्कर्स के यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इंडिगो कल्टीवेशन की जा रही है। ओके, इंडिगो फील्ड्स दिखाए जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जब इंडिगो जो है रेवत की लैंड में लगाई जा रही है, ये तो सेम है। अब क्या होता है, ब्लू रेबिलियन होता है। अब होता क्या है, द रेवत ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। With the rise of rebellion against the indigo cultivation, Queen Victoria has declared that indigo need not be sown. अब इतने ज़्यादा रिवोल्ट होना शुरू हो गए, उनके ऊपर इतना ज़्यादा फोर्स किया जाने लगा, भैया तुम इन 25% लैंड पे लगाओ। तो बहुत ज़्यादा रिवोल्ट करना शुरू कर दिया किसानों ने, और जो रानी थी उन्होंने कहा कि भाई मत लगाओ इंडिगो। एंड गवर्नमेंट बॉट मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द पीजेंट फ्रॉम द असॉल्ट एंड सेटअप इंडिगो कमीशन। तो फिर एक इंडिगो कमीशन भी सेटअप किया जाता है इंक्वायरी करने के लिए इंडिगो प्रोडक्शन की। ये जो इंडिगो कमीशन जो सेटअप किया गया था उसने डिक्लेयर किया था कि जो प्लांटर्स हैं वो गिल्टी हैं। इसी के बारे में हम बात करेंगे 1917 में, ये लास्ट में हो रहा है, ये लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी की बात हो रही है। इंडिगो कमीशन सेटअप किया गया। क्यों सेटअप किया गया? क्योंकि जो रेवती जो सिस्टम था और निज जो सिस्टम था, निज में तो खुद की विल थी, लेकिन रेवती सिस्टम में बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया था फार्मर्स को, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया था। तो रानी ने बोला था कि मत लगाओ भैया इंडिगो, और इंडिगो कमीशन जो है वहाँ पे सेटअप कर दिया गया। इंडिगो कमीशन ने पाया कि जो प्लांटर्स हैं, जो मोस्टली कंपनी के ऑफिशियल्स थे, वही गिल्टी हैं, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनको जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए रेवत को। अब आती है आगे की बात। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स हो जाता है बंगाल में। प्लांटर्स मूव टू बिहार फॉर सेटिंग अप इंडिगो ऑपरेशन देयर। आफ्टर द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी 1917 में महात्मा गांधी आते हैं, मार्क द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। तो जो चंपारण सत्याग्रह में क्या बोला गया, आपने पढ़ा था, उसमें यही बोला गया कि भैया जो आपको प्रॉफिट, जो कमीशन जो आपको देना था, जो उनका शेयर देना था, जो कमीशन ने बोला था, इंडिगो कमीशन ने, वो आपने पे नहीं किया, उसे पे करो। तो उस सत्याग्रह के बाद जो है उसको पे करवाया जाता है। अगर आप इस टॉपिक के, तो ये चैप्टर था, इस चैप्टर में हमने क्या देखा, हमने देखा महलवारी सिस्टम, हमने मुनरो सिस्टम रेवतवारी देखा, हमने चंपारण मूवमेंट देखा जो 1917 में आया था, रेवती सिस्टम देखा जिसमें इंडिगो प्लांट की जाती है। देखिए रेवती सिस्टम एंड रेवतवारी सिस्टम। तो रेवतवारी सिस्टम है वो इंडिगो प्लांटेशन का सिस्टम नहीं है, वो बाकी की फसलें लगाने का सिस्टम है, जिससे कि लोग रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे। रेवती सिस्टम है इंडिगो प्रोडक्शन का सिस्टम, जो कंपनी चाहती थी कि भैया तुम ये इंडिगो प्लांटेशन करो, ये उसका सिस्टम है। तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद क्या होता है, 1770 की अगर हम बात करें, उसी टाइम पे बंगाल का फेमाइन था 1770 में, उस टाइम पे फेमाइन आया था दैट स्ट्रक द बंगाल रीजन बिटवीन 1769 एंड 1770 एंड अफेक्टेड सम 30 मिलियन पीपल। क्रॉप फेलियर हुआ था 1768 में और 1769 में एंड अकम्पनीड बाय स्मॉल पॉक्स। तो ये जो था बंगाल का फेमाइन की बात कर रहे हैं, जो कौन सी सेंचुरी में आया है, वो 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, 1768 में। ये उस टाइम की बात हो रही है जब कंपनी को दीवानी राइट्स मिले ही थे, तब कंपनी ने अपना एग्रेसिव एक्सपेंशन उस टाइम स्टार्ट किया था। उसी टाइम पे फेमाइन आ गया था बंगाल में। तो ये टॉपिक की बात हो रही है। सो दैट्स इट। ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें से महलवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, रेवतवारी सिस्टम, चंपारण मूवमेंट को हमने डिस्कस किया, रेवती सिस्टम, हमने इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में बात किया। तो 25% ऑफ द लैंड जो था उसको कल्टीवेट करना होता था फार्मर को। सो दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से, और इस चैप्टर को सुनने के साथ साथ जो है आपको इसके को लर्न भी हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो बार बार मेरा रिपीट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप मुझे सुनते सुनते जो है अपनी चीज़ों को रिमेंबर कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच। अगर चैप्टर्स पसंद आ रहे हैं आपको हिस्ट्री के, तो आप बाकी लोगों को भी ज़रूर बताएं। अपनी प्रिपरेशन इसी तरीके से करते रहें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।